नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वह संस्था से जुड़े हुए सभी जातक और जातिकाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, पिछले दिनों वीडियो के माध्यम से ज्योतिष से संबंधित मामलों में भाव से संबंधित स्थिति को अपनी वाणी के द्वारा आप सबों के समक्ष अपने विचारों को व हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों और ज्योतिष के आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट विचारों को आप सबों के समक्ष रखा है। ये भाव से संबंधित मामलों को लेकर के और भी जितनी व्याख्याएं महर्षियों द्वारा की गई हैं उन्हें आगामी वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष रखूंगा। किंतु आज मैं जिन बातों को लेकर के आप सबों के समक्ष विचार करने के लिए जा रहा हूं वो बेहद ही जरूरी तथ्य बनता है, क्योंकि ये वे सिद्धांत हैं जिसे आप योग के नाम से जानते हैं। वैसे तो ज्योतिष में कई प्रकार के योगों की चर्चाएं की गई हैं और की भी जाती हैं, किंतु योग कई स्तर पर और कई प्रकार से ज्योतिष में अपने स्वरूप को निर्धारित करते हुए दिखते हैं, जिसमें एक तो भाव आधारित योग बनते हैं, दूसरा राशि आधारित योग भी बनते हैं, तीसरा ग्रहों के युतियों से बनने वाले योग हमें ज्योतिष में दिखते हैं, और साथ ही साथ नक्षत्र आधारित योग भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हमें दिखते हैं। इन सभी योगों का कई चरणों में प्रयोग होता है, जिसमें कि आज भाव से आधारित बनने वाले कुछ अल्प योगों के बारे में मैं आप सबों के समक्ष स्पष्ट तौर पर अपनी वाणी के माध्यम से रखने के लिए जा रहा हूं। ये योग कुछ विशेष की संख्या में नहीं है, अन्य इसे देखने के लिए कुछ नहीं करना है। आपने सुना होगा कि दो भावों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों के आधार पर जो योग निर्दिष्ट होते हैं, आइए उन योगों के बारे में आप सबों के समक्ष स्पष्ट तौर पर व्याख्या करें। प्रथम योग जो आप जानते हैं कि द्विद्वादश योग बनते हैं, जिसमें दूसरा भाव और द्वादश भाव से संबंधित मामलों को जोड़ करके देखा जाता है। तीसरा है त्रि एकादश योग। द्विद्वादश योग आपने सुना, अब आया है त्रि एकादश योग, जिसमें तीसरा भाव और एकादश भाव से संबंधित मामलों को लेकर के जो योग स्पष्ट होता है उसे त्रि एकादश योग के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है आपका चतुर्थ दशम योग, जिसमें चौथा और दसवां भाव के मध्य बनने वाले योग की विशेष व्याख्याएं की जाती हैं। चौथा है पंचम नवम योग, जिसे आपने कई ज्योतिष के मर्मज्ञों के द्वारा और ज्योतिष विज्ञों द्वारा नवम पंचम योग के नाम से संबोधित करते हुए सुना होगा। उसे ही पंचम नवम योग भी कहा जाता है। उसके बाद आता है खडाष्टक योग। ये भी योग कोई अनजाना सा और अछूता सा आप सबों के लिए नहीं है। इन सभी योगों में से आपने द्विद्वादश योग, उसके बाद नवम पंचम योग और खडाष्टक योग के बारे में कई बार सुना, कई बार जाना और कई बार समझा।
कई ज्योतिष के मर्मज्ञ इसकी व्याख्या निरंतर करते ही रहते हैं, अतः आप इससे अनजान नहीं है। किंतु आज मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि ये द्विद्वादश योग, त्रिएकादश योग, चतुर्थ दशम योग, पंचम नवम योग और खडाष्टक योग के भी 12 अलग अलग स्वरूप हैं। जिस प्रकार से डिविजनल चार्ट नंबर 1 लग्न कुंडली के माध्यम से लग्न कुंडली के 12 भाव 12 लग्न बन जाते हैं और प्रत्येक लग्न अपना 12 लग्न बनता है, उसी तरह से 12 धन के भाव बनते हैं, 12 पराक्रम के भाव बनते हैं, 12 सुख के भाव बनते हैं, 12 ज्ञान के भाव बनते हैं। लेकिन हर एक भाव का अपना अपना एक अलग स्वरूप है, अपना एक अलग स्थिति है। ठीक उसी प्रकार से ये जितने भी योग हैं ये सभी के सभी 12 प्रकार के बनते हैं। द्विद्वादश योग के बारे में आप सबों ने सुना होगा कि ये बुरे परिणाम देने वाले होते हैं और ये जितने भी भाव से संबंधित योग के बारे में मैंने चर्चा किया है, विशेष तौर पर मैं बता दूं, इसे सिर्फ जन्म कुंडली से संबंधित मामलों हेतु विचार नहीं किया जाता। ये जब आप विवाह से संबंधित कार्यों के लिए जब भी किसी बालक या बालिका का कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें इन सभी भाव से संबंधित योगों के स्तर पर विशेष रूप से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि किसका ग्रह का स्थिति, लग्न का स्थिति, चंद्र का स्थिति, सूर्य का स्थिति, पंचम भाव की स्थिति, नवम भाव की स्थिति, सप्तम भाव की स्थिति और लग्न की स्थिति का संबंध कैसा बनता है। ये द्विद्वादश योग सदैव बुरे नहीं होते, ये स्थितियों के अनुसार बदलते हैं। इसी तरह से त्रिएकादश योग के बारे में भी आपने ये सुना होगा कि ये सदैव कहीं ना कहीं पर थोड़ा संघर्ष दे करके अच्छा फल देते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। चतुर्दशम योग अगर देखें तो ये भी जो है सो शुभ फल देते हुए दिखते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ज्योतिष को जितना मैंने अपने पिछले कई वर्षों के अनुभवों में, जो कि मेरा 9 वर्षों का पिछला अनुभव रहा है, इसमें से कोई भी भाव या कोई भी ग्रहों की स्थिति या नक्षत्रों की स्थिति ना ही अच्छी होती है और ना ही जो है सो पूर्ण रूप से बुरी होती है। इसीलिए ज्योतिष में कोई भी सिद्धांत अपने अक्ष पर सटीक और निर्धारित स्वरूप में स्थित नहीं है। इसे समझने के लिए और भी स्थितियों के साथ देखना जरूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी हेतु उपयोगी नहीं है या फिर सिर्फ वैवाहिक साझेदारी से संबंधित मामलों हेतु उपयोगी नहीं है। इससे आप कई और व्यक्तियों के साथ, यदि आप किसी के साथ दोस्ती देखना चाहते हैं, अगर कोई समलिंगी, जैसे कि मैं पुरुष हूं और मेरा कोई पुरुष मित्र है, अगर दोनों की कुंडली है, उसमें से आप जो है सो इस भाव से संबंधित योगों के आधार पर आप दोनों के मन के भाव को और मानसिक स्तर पर बनने वाले सोच को डिफाइन कर सकते हैं, उसे स्पष्ट कर सकते हैं। ये ज्योतिष के वे महासूत्र हैं, ये महासूत्र बनते हैं जिसके आधार पर आप सूक्ष्म स्तर पर जो प्रत्यक्ष तौर पर स्पष्ट स्वरूप में नहीं दिखता है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप में यदि देखें तो द्विद्वादश योग से संबंधित मामलों को लेकर के मैं कुछ बातों को
स्पष्ट तौर पर रखने के लिए जा रहा हूं। शायद आप इसे इन सिद्धांतों का प्रयोग करके आप आगामी स्तर पर आप हर एक भाव से संबंधित मामलों में बनने वाले प्रभाव और स्पष्ट होने वाले प्रभाव के बारे में आप समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि देखा जाए तो लग्न से द्वादश भाव को देखिए। द्वादश भाव यानी कि 12वां भाव। 12वां भाव आप जानते हैं कि ये व्यय का भाव है। स्पष्ट है कि द्वादश भाव व्यय का भाव है। यदि द्वादश भाव का संबंध लग्न से बन जाए तो व्यक्ति को किन चीजों का सामना करना पड़ता है, और यदि द्वादश भाव बली हो जाए और लग्न में लग्नेश हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो। ये दोनों स्थितियां द्विद्वादश सिद्धांत, द्विद्वादश योग, चाहे आप जो भी बोलें या जो भी समझे, इसके अंतर्गत स्पष्ट होता हुआ दिखता है। इसे आइए और समझते हैं। यदि लग्नेश अपने से द्वादश भाव में चला जाए तो व्यक्ति स्वयं का ही नाश करता है। इसके लिए आपको और भी सूक्ष्म विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आपको स्वयं को जानना होगा। स्वयं के अस्तित्व के बारे में आपका अध्ययन और आपकी जानकारी जितनी अत्यधिक मात्रा में होंगी, उतना ही स्पष्ट तरीके से आप समझ पाएंगे कि व्यक्ति स्वयं का नाश कैसे कर लेता है यदि लग्नेश द्वादश भाव में हो। वहीं पर यदि देखें तो चतुर्थ भाव और पंचम भाव, यदि पंचमेश अपने से द्वादश भाव में चला जाए, चतुर्थ भाव में चला जाए, तो चतुर्थ भाव सुख का भाव है, पंचम भाव ज्ञान का भाव है। अर्थात ऐसे में केंद्र और त्रिकोण वाले भी संबंध बनते हुए दिखते हैं। ऐसे में यदि आप देखें तो आपको ज्ञान का सुख मिल जाता है। पंचम भाव संतान से संबंधित है, उसका सुख मिल जाता है। वहीं पर अब आइए पहले स्टेप पे, यदि द्वादश भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो जाए तो सामान्यतः एक जैसा ही परिणाम व्यक्ति स्वयं का नाश करता है। व्यक्ति स्वयं के खिलाफ जाता है, या तो व्यक्ति स्वयं को ही इन्वेस्ट कर देता है, या फिर व्यक्ति अपने आप को ही दांव पर लगा देता है। वहीं पर चतुर्थ भाव के स्वामी यदि पंचम भाव में आकर के विराजमान हो तो सामान्यतः वही फल जो पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में जाने पर पंचम भाव को के लिए जो फल निर्दिष्ट होता है, वही फल चतुर्थेश के पंचम भाव में जाने से पंचम भाव को मिल जाता है। यही द्विद्वादश सिद्धांत है। अलग अलग भावों के अनुसार जो अलग अलग स्थितियां स्पष्ट होती हैं, उसके आधार पर ये ज्योतिषीय सूत्र आधारित महासिद्धांत कार्य करते हुए स्पष्ट तौर पर दिखते हैं। ये दो उदाहरण के द्वारा आप सबों के समक्ष अपनी बातों को ज्योतिषीय महासूत्र के अंतर्गत जो महर्षियों ने ज्योतिषीय सिद्धांत को योग सिद्धांत के माध्यम से
क्लासिकल टेक्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से स्पष्ट किया है, उसे अल्प समय में सांकेतिक रूप से 2 उदाहरणों के द्वारा द्विद्वादश योग के बारे में आप सबों के समक्ष अपनी वाणी के द्वारा ज्योतिषीय महासिद्धांत के मंतव्य को रखा है। अतः उम्मीद है कि ये ज्योतिषीय महायोग आधारित ये महासूत्र आप सबों को बेहद पसंद आया होगा। अतः पुनरागमन तक आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों को मेरा नमस्कार।